Welcome students, we are discussing about chapter 7 conservation of plants and animals। इसमें हम की पॉइंट्स में स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर कंजर्वेशन, स्पीसीज एंड देयर टाइप्स विद द स्टेप्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टुडेज टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। पेज नंबर 82 पर है ये टॉपिक, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। ऑल ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज एंड प्लांट दैट इनहैबिटेट देयर रीजनल नेचुरल हैबिटेट्स दैट आर अवे फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो ट्रीज हो या प्लांट्स की किसी की भी हम बात करें, अगर उनका रीजनल नेचुरल हैबिटेट है जो दूर है किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस से, जहाँ पर ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, दैट इज वाइल्ड लाइफ। द नेचुरल हैबिटेट्स आर ऑर्गेनिजम्स कैन रेंज फ्रॉम, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, फॉरेस्ट्स इसी में ही आते हैं क्योंकि फॉरेस्ट्स में कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। हिल्स, माउंटेन्स एंड प्लेन्स, डेजर्ट जितने भी हैं, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियन एक्सेट्रा, ये सारा वाइल्ड लाइफ जो एरिया है वो है जहाँ पर ह्यूमन नहीं रहते हैं, ओनली एनिमल्स के लिए है ये जगह, या ट्रीज और प्लांट्स के लिए। एनिमल्स दैट कैन नॉट बी domesticated or tamed and plants that cannot be cultivated in fields are a part of wildlife। animals जो domesticate नहीं होंगे वहाँ पर, एंड ऐसे प्लांट्स जो कल्टिवेटेड नहीं हो सकते हैं फील्ड्स में, या फिर जैसे पेड़ों को काट के उस जगह पर फील्ड्स बना दिए जाते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जहाँ पर वाइल्ड लाइफ होती है। Thus wildlife in India is diverse because of the diversity of habitats and ecosystem। वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है प्लांट्स में, ट्रीज में एंड एनिमल्स में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आर द रिचेस्ट वाइल्ड लाइफ रिपोजिटोरीज इन द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ही ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी रिचर इन द बायोडाइवर्सिटी देन साउथ अफ्रीका, और दोनों में इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में, इंडिया में साउथ अफ्रीका से ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ की। In 1952, the central government of India constituted a board of give advice for conserving wildlife। 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो इंडिया की, उन्होंने एडवाइस किया था कि हमें इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखना है, जिससे हम जो रिचेस्ट वाइल्ड लाइफ के पोजीशन पर ऑलवेज फर्स्ट रहें। दिस बोर्ड वॉज नेम्ड द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और इस बोर्ड को नेम दिया गया था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड्स वर ऑल्सो डेवलप्ड ऑन सिमिलर लाइन्स। इसमें पर्टिकुलरली सेंटर के अलावा स्टेट वाइज भी ये बोर्ड्स बनाए गए थे। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952 एम्ड टू हैव 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री अंडर फॉरेस्ट कवर। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बनाई गई थी, उसका एम ये था कि इंडिया में जितना भी टोटल लैंड एरिया है कंट्री का, उसका 1/3 ओनली रिजर्व किया जाना चाहिए, ओनली फॉर फॉरेस्ट। It was revised in 1980. It was renamed as Forest Conservation Act 1980। ये 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, जिसे रिवाइज किया गया 1980 में, और इसका नेम भी चेंज किया गया था। इसका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से इसका नेम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रख दिया गया था। दिस एक्ट एम्स एट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन देम। इस एक्ट में प्रिजर्वेशन किया गया, प्रिजर्व किया गया, कंजर्वेशन किया गया नेचुरल फॉरेस्ट का, एंड जहां पर जो पीपल के, लोगों के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी थी, उसको बेसिक नीड बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एनफोर्स्ड ए लॉ फॉर लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ अंडर द नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया वाइल्ड लाइफ के लिए, जिसमें इन्फोर्स्ड किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमें वाइल्ड लाइफ जितनी भी है उसे प्रोटेक्ट करना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट्स इज डन इन प्रोटेक्टेड एरियाज, और ये जो कंजर्वेशन है ये पर्टिकुलरली प्रोटेक्टेड एरियाज में कंप्लीट किया गया, वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज आर टोटली रेस्ट्रिक्टेड और पार्शियली अलाउड, जहाँ पर ह्यूमन की कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटीज को अलाउ ही नहीं किया गया, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड किया जा चुका था। इसके बाद कुछ प्रोग्राम्स थे जो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए चलाए गए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फेमस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, सम NGOs आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द
implementation of government plans and policies towards the conservation of wildlife. वाइल्ड के कंजर्वेशन के लिए कुछ NGOs ऐसी थी जिन्होंने completely participate किया एक्टिवली. They spread awareness among people to conserve biodiversity. उन्होंने लोगों के बीच में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाई, जिसमें कुछ प्रोग्राम हैं जो आपने हिंदी में पढ़े होंगे. वन महोत्सव के बारे में पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है एंड प्रोजेक्ट लायन. ये कुछ ऐसे आंदोलन थे जो चलाए गए, जिसमें चिपको आंदोलन भी था जो आप SST में भी पढ़ा होगा आपने. आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच कंजर्वेशन प्रोग्राम्स. There are some movements which have immensely influenced the conservation of forest and wildlife. For example, चिपको मूवमेंट था जो आपने SST में डिटेल में मिलेगा आपको. यहाँ पर ओनली इसका नेम ही बताया गया है, जिसमें पेड़ों से लोग चिपके हुए थे जिससे पेड़ों को नहीं काटा जाए. और एक एपिको मूवमेंट था एंड द वर्क ऑन सेक्रीफाइस ऑफ अमृता देवी विश्नोई आर सम ऑफ दीज मूवमेंट्स टुवर्ड्स सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज. इनके बारे में डिटेल आपको SST की बुक में मिलेगा. एक्स्ट्रा माइल ये है, वन महोत्सव इज अ प्रोग्राम ऑफ प्लांटिंग सेपलिंग्स ऑफ ट्री. It is celebrated by the Forest Department and various NGOs throughout India in the first week of July every year. वन महोत्सव every year first week of July में बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं. चाहे वो आपका स्कूल हो, कोई भी कंपनी हो, हर जगह पर NGOs होती हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी होते हैं जो बहुत सारे पेड़ लगाते हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर. इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर क्या है वो थोड़ा डिटेल में है आपकी बुक में. इंडिया हैज 172 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स दैट आर कंसिडर्ड ग्लोबली थ्रेटन्ड. टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. सभी को पता है टाइगर नेशनल एनिमल है इंडिया का. इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज एज इट्स पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू किलिंग एंड पोचिंग. एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुका है अब टाइगर, क्योंकि किलिंग और पोचिंग की वजह से इसका जो नंबर ऑफ स्पीसीज है ये कम होता जा रहा है. इन अप्रैल 1973 टाइगर प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड टू गिव स्पेशल अटेंशन टू देयर कंजर्वेशन. टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1973 में अप्रैल में, जिसकी वजह से ओनली टाइगर्स पर एक स्पेशल अटेंशन दिया जा सके उनके कंजर्वेशन के लिए. टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड एंड केप्ट अंडर सुपरविजन. फिर इसके इस प्रोजेक्ट के अंडर टाइगर्स को सुपरविजन के अंडर रखा जाता है. द वर्ल्ड वाइल्ड फंड इन एसोसिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन इंडिया. वर्ल्ड वाइड जो फंड था, एसोसिएशन था उसमें इंडियन गवर्नमेंट का, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में. द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडियन फॉरेस्ट इज स्लोली डिक्रीजिंग, क्योंकि टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है एंड हैज बिकम एन एंडेंजर्ड स्पीसीज. दिस प्रोजेक्ट एम्स एट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस एंडेंजर्ड स्पीसीज. द कॉजेज बिहाइंड द डिक्रीज ऑफ टाइगर पॉपुलेशन वॉज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन एक सबसे मेन रीजन है, पोचिंग है, टेमिंग ऑफ इंडियन रिवर्स है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. सबका जो कंक्लूजन है दैट इज ह्यूमन नीड, की ह्यूमन अपनी खुद की नीड्स के लिए ना तो प्लांट्स के बारे में सोच रहा है ना ही एनिमल्स के बारे में. प्रोजेक्ट टाइगर कवर्स 50 टाइगर रिजर्व इन इंडिया स्प्रेड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, जिसमें हमारा सरिस्का एंड रणथंबोर है. उत्तर प्रदेश में कॉर्बेट एंड दूधवा, मध्य प्रदेश में कान्हा एंड इंद्रावती, बिहार में वाल्मीकि एंड पलामू एंड तमिलनाडु में कालाकुडू, मुंदांथुरई एंड चेन्नई, जहां पर 50 टाइगर्स को रिजर्व किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर. तो दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर. इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ. बायोस्फीयर एक अर्थ का ही एक पार्ट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज आर मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया. किसी भी स्पेसिफिक एरिया में एक लैंड बनाया जाता है, एक रिजर्व एरिया है जो स्पेशली कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है, दैट इज बायोस्फीयर. It also helps in the maintenance of biodiversity culture. ये biodiversity culture के maintenance में भी help करता है. And it may also have other protected areas in it. और इसमें और भी जो other protected areas हैं वो भी इसी के अंडर ही आते हैं. The Pachmarhi Biosphere Reserve was one example of Biosphere Reserve.
इसके बाद पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल में है। दिस रिजर्व हैज 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमरी। इसी रिजर्व के अंदर ही एक नेशनल पार्क है सतपुरा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बोरी एंड पचमरी नाम से। All the plants and animals found in the particular area was collectively called as flora and fauna respectively। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जितने भी प्लांट्स की स्पीसीज होती हैं उसका कलेक्टिवली नेम रखा गया है फ्लोरा, एंड जितने भी एनिमल्स की स्पीसीज हैं उनका कलेक्टिवली नेम फोना रखा गया है। दे आर स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर एरिया एंड मे नॉट बी कॉमन टू अदर एरियाज ऑफ द रीजन, स्टेट और कंट्री। ये किसी भी पर्टिकुलरली एक एरिया के बारे में है, ना कि किसी रीजन, स्टेट और कंट्री के बारे में। ऐसा नहीं है। द फ्लोरा ऑफ पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स। इस पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या है? प्लांट्स एंड वेजिटेबल टाइप्स हैं। एग्जाम्पल है साल के, टीक के, मैंगो के, जामुन एंड सिल्वर फर्न्स एक्सेट्रा। और फोना में क्या है? एनिमल्स की जहां हम बात करेंगे कि द फोना ऑफ पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स includes all the animal types found in the region such as chinkara, leopard, tiger, wild dog, barking deer, wolf, cheetah etc। इसमें ये सारे आते हैं एनिमल्स, एंड साल, टीक, मैंगो, जामुन और ये सब हैं इसमें प्लांट्स। तो जो ये पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज नॉट अबाउट एनी स्टेट, नॉट अबाउट एनी कंट्री। ये एक पर्टिकुलर जगह पर बनाए जा सकते हैं, वो जगह कोई भी हो सकती है। इसके बाद अदर बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। सम अदर पॉपुलर बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर एज फॉलोज। नेम बताए गए हैं। उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्व है जो उत्तराखंड में है। नांदा बायोस्फीयर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में है। कंगार वैली बायोस्फीयर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व है जो आसाम में है। एंड सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व है जो वेस्ट बंगाल में है। नेशनल पार्क्स, नेक्स्ट टॉपिक। दीज आर द एरियाज दैट आर वेरी लार्ज। नेशनल पार्क्स वाला जो एरिया होता है वो बहुत लार्ज होता है। डाइवर्सिटी वहां पर ज्यादा होती है। एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ लैंडस्केप्स, फ्लोरा, फोना, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, सब कुछ होता है वहां पर। ए नेशनल पार्क इज ए रिजर्व्ड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व्ड एरिया है नेशनल पार्क का। वेयर एनिमल्स कैन रोम फ्रीली इन देयर हैबिटेट, जहां पर एनिमल्स फ्रीली डोल सकते हैं, घूम सकते हैं अपने ही हैबिटेट में। एंड यूटिलाइज देयर नेचुरल रिसोर्सेज, और वो जो उसका नेचुरल रिसोर्स है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैनी वनरेबल, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज inhabit these parks and sanctuaries. फॉर एग्जाम्पल द सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सतपुरा नेशनल पार्क आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज इट इज द फाइनेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे अच्छा रिजर्व फॉरेस्ट है सतपुरा नेशनल पार्क। इट इज होम टू द फाइनेस्ट इंडियन टीक। इट हैज मोर देन 50 रॉक शेल्टर्स। 50 रॉक शेल्टर्स से ज्यादा यहाँ पर जगह है एनिमल्स के लिए। द रॉक शेल्टर्स आर डेकोरेटेड विद रॉक पेंटिंग, यहाँ पर पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। इट इज होम टू प्री हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के भी जो हिस्ट्री के जो एविडेंस हैं वो भी यहीं पर हैं। द एनिमल्स सच इज लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो एंड बारासिंगा वर अर्लियर फाउंड इन दिस नेशनल पार्क। इसी नेशनल पार्क में पहले ये फाउंड किए गए थे। सम अदर पॉपुलर नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, नैनीताल में है शायद ये। ताडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पलामू नेशनल पार्क झारखंड में है। एंड हजारीबाग नेशनल पार्क भी ऑल्सो झारखंड में है। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। इट इज द नेचुरल एरिया वेयर द वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ज्यूरिसडिक्शन। ये एक नेचुरल एरिया है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ कम्प्लीटली प्रोटेक्ट की जाती है और मेनली इस पर जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली जो कंट्रोल होगा वो भी गवर्नमेंट का ही होगा और जितने भी फैसले होंगे जो भी जूरी है वो भी गवर्नमेंट ही है। द सेंचुरी प्रोवाइड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रॉपर उनके लिए रहने की कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज टोटली बैंड है यहाँ पर। कोई भी किलिंग, कोई भी कैप्चरिंग, फोटो वगैरह, पोचिंग ऑफ एनिमल्स, सब कुछ बैन है यहाँ पर। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, फॉरेस्ट,
ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, वर्जिन बुश लैंड्स इन डेल्टास, यूनिक लैंडस्केप्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। द इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर होम टू सम थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक पाइथन, राइनोसोर, गोल्डन कैट, एलिफेंट, ब्लैक बक, वाइट आइड बक, पिंक हेडेड डक एक्सेट्रा। ये सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये यहाँ पर रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। सम पॉपुलर सेंचुरीज ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। कुछ और पॉपुलर सेंचुरीज हैं जो है बिरमोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में भरतपुर में, चिल्का लेक सेंचुरी ओडिशा में है, पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है एंड जलालपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज माइग्रेशन। इट इज डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द कंट्री। कंट्री के अंदर ही जो मूवमेंट है बर्ड्स का एंड एनिमल्स का, या फिर किसी डिफरेंट कंट्री से भी हमारी कंट्री में आ जाते हैं जो बर्ड्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनको सूटेबल लिविंग कंडीशन मिलता है, और टू ए डिफरेंट कंट्री इन सर्च ऑफ सूटेबल लिविंग कंडीशंस। सम माइग्रेटरी बर्ड्स कम इन इंडिया इन समर्स। इंडिया में समर्स में बहुत सारे बर्ड्स हैं जो यहाँ आते हैं, एंड सम अदर कम इन विंटर्स, और कुछ ऐसे हैं जो विंटर्स में आते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज। ड्यूरिंग विंटर इन इंडिया वी गेट मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स। अब समर के अकॉर्डिंगली समर की कंपेरेटिवली हम विंटर में यहाँ पर इंडिया में ज्यादा आते हैं माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं। दे आर रेगुलर विजिटर टू आवर कंट्री एंड एवरी विंटर आते हैं, रेगुलर विजिटर है हमारी कंट्री के, बिकॉज दे लेक होम इन देयर नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन देयर विच आर नॉट सुटेबल टू देम। वहां पर ज्यादा सर्दी होती है जिस जगह पर, वहां पर उनके लिए सुटेबल नहीं होता है, दैट्स वाई वो यहाँ पर आते हैं इंडिया में। दे माइग्रेट टू ले एग्स एज द क्लाइमेट इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, और जब उनको उनका नेचुरल हैबिटेट मिलता है, वो क्लाइमेट मिलता है, तो वो अंडे देते हैं। बिकम अनफेवरेबल टू डू सो। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन जो आते हैं माइग्रेट हैं, सिबेरिया से आते हैं इंडिया में इन ग्रुप्स ड्यूरिंग विंटर टू अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इन सिबेरिया। सिबेरिया में बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर होता है, दैट्स वाई वो वहां से यहाँ आते हैं एवरी विंटर। दीज बर्ड्स आर सेट टू यूज द सन। यहाँ पर वो इजीली सन को एंजॉय करते हैं, स्टार्स को एंजॉय करते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर है एज गाइड टू द प्लेस। सम कॉमन माइग्रेटरी बर्ड्स फाउंड इन इंडिया आर ग्रेट कॉर्मोरेंट एंड बार हेडेड गूज है, एक्रेटिक टर्न है एक्सेट्रा। ये नेम है बर्ड्स के। The population of these birds is counted on a regular basis to keep an eye on the sudden fall or rise in their population, और इनकी काउंटिंग ऑलवेज की जाती है कि ये इनका पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज द सीजनल डेस्टिनेशन ऑफ मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स। बहुत सारे बर्ड्स हैं जो एवरी विंटर या एवरी समर भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं। सम कॉमन माइग्रेटरी एनिमल्स आर टर्टल्स, व्हेल, फिश एंड बटरफ्लाइज। ईल्स विच लिव इन फ्रेश वाटर। ईल जो होती हैं फ्रेश वाटर में ही रहती हैं। गो टू द सी टू ले एग्स, जो सी में रहती हैं। आफ्टर हैचिंग ऑफ द यंग वंस ईल्स रिटर्न टू फ्रेश वाटर रिवर अगेन, और अंडे देने के बाद अगेन वो वापस फ्रेश वाटर में ही चली जाती हैं। तो ये डायग्राम है माइग्रेटरी बर्ड्स का जो हर साल आते हैं भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी में। ये एक फोटोग्राफ लिया गया है। तो यहाँ पर अपना ये जो माइग्रेशन टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट के 2 टॉपिक रिमेनिंग है। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स एंड रिफॉरेस्टेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। 2 टॉपिक रिमेनिंग है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में रिसीव होंगे। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटेनिकल गार्डन्स। लास्ट चैप्टर है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पेज नंबर 84 पर है ये। जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जू और जूलॉजिकल पार्क्स आर प्लेसेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड बाय कीपिंग देम इन स्पेशल केजेस और एनक्लोजर्स फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। पब्लिक एग्जीबिशन के लिए जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें स्पेशल केज में रखा जाता है जिससे नॉर्मली पब्लिक एग्जीबिशन इजीली किया जा सके। एनिमल्स इन द जू आर टेकन केयर बाय द जू अथॉरिटीज़। जू की अथॉरिटीज़ होती हैं जो इन एनिमल्स का टेक केयर करती हैं। सम जूस ट्राई टू
breed endangered species and at times release animals back into their natural habitats. कुछ जू ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनको भी रखा जाता है एंड टाइम टू टाइम उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट्स में ले जाया जाता है. जू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल द नीड टू द कंजर्व वाइल्ड लाइफ. एक जू एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने का, क्योंकि नॉर्मली जो पब्लिक होती है वो जू में अपने जैसे घूमने के मोटिव से जाते हैं, तो जहाँ पर वो वाइल्ड लाइफ को कम्प्लीटली ऑब्जर्व करते हैं, तो जहाँ पर एक इजीली मैसेज दिया जा सकता है अवेयरनेस का फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ. कुछ फेमस जू हैं ऑफ आवर कंट्री आर, फर्स्ट इज कमल नेहरू जूलॉजिकल पार्क है गुजरात में, नेहरू जूलॉजिकल पार्क है तेलंगाना में, नेशनल जूलॉजिकल पार्क है न्यू दिल्ली में एंड इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है तेलंगाना में. और जहाँ हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स की, तो बोटेनिकल गार्डन्स आर प्लेसेस वेयर मैनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक स्टडीज. साइंटिफिक स्टडीज के मोटिव से बोटेनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं और गार्डन्स में प्लांट्स ज़्यादा होंगे वेयर एज एनिमल्स. देयर आर प्लेसेस वेयर द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोटेक्टेड. दोनों चीज़ें सेम ही है लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है, जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स होते हैं एंड बोटेनिकल गार्डन्स में प्लांट्स होते हैं. वही एंडेंजर्ड स्पीसीज को ही रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है एंड री इंट्रोड्यूस इन द फॉरेस्ट. सम फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं अपनी कंट्री के. सहारनपुर बोटेनिकल गार्डन है जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है एंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन है शिवपुर में कोलकाता में एंड झांसी बोटेनिकल गार्डन झांसी उत्तर प्रदेश में. ये डायग्राम दिया हुआ है. इसके बाद एक्टिविटी है 7.2, विच स्टेट डू यू लिव इन. किस स्टेट में आप रहते हैं. राजस्थान. फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. अब राजस्थान में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपको उनके नेम लिखने हैं. जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बोटेनिकल और जूलॉजिकल गार्डन्स होंगे आपकी स्टेट में, उनका सबका आपको टेबल बनाना है. एंड आर देयर एनी एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स फाउंड इन दोज प्रोटेक्टेड एरियाज. और एंडेमिक प्लांट्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको वो टेबल में मेंशन करना है. इसके बाद लास्ट टॉपिक रिफॉरेस्टेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर का रिसाइकलिंग के बारे में हम इस चैप्टर में लास्ट है जो टॉपिक. रिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू सैपलिंग्स. रिफॉरेस्टेशन होता है कि हम रीस्टॉक करें जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फॉरेस्ट, अगर आप वहाँ नए पेड़ लगाएंगे तो रिफॉरेस्टेशन उसे ही बोलते हैं. दिस इज डन फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग द स्टॉक ऑफ ट्री स्पीसीज दैट एग्जाइटेड इन दैट फॉरेस्ट. दिस प्रोसेस कैन बी डन नेचुरली और आर्टिफिशियली. अब आप रिफॉरेस्टेशन को नेचुरली भी कर सकते हो और आर्टिफिशियली भी कर सकते हो. कि जैसे एक वन महोत्सव है, ये एक बहुत अच्छा एफर्ट है कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में ये किया जाता है. दिस इज द फेस्टिवल ऑफ ट्रीज दैट लास्ट फॉर अ वीक. एक वीक चलता है एंड ड्यूरिंग विच मिलियन ऑफ सैपलिंग्स आर प्लांटेड. और लाखों जो पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं इस वीक में. दिस इज डन टू रिस्टोर द फॉरेस्ट और ग्रीन कवर ऑफ द लैंड, जिससे हम ग्रीन कवर को वापस से रिस्टोर कर सकें. इसके लिए वन महोत्सव एक अच्छा एफर्ट, एक प्रोग्राम है. डू यू नो दैट द पेपर वी यूज इज मेड फ्रॉम वुड पल्प. आप सभी को नॉर्मली पता होगा कि जो अपना जो पेपर है जो हम यूज में लेते हैं, चाहे कॉपी में हो, बुक का हो, ये वुड पल्प से मिलके बनता है. देयर वुड बी नो बुक, नो नोटबुक, नो डायरी, न्यूज़पेपर, कुछ नहीं होगा अगर ट्रीज नहीं होंगे तो. इफ फॉरेस्ट आर कट देयर विल बी ए टाइम व्हेन वी विल हैव नो ट्रीज लेफ्ट. कि अगर हम इसी तरह से फॉरेस्ट को काटते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ट्री होंगे ही नहीं. बाई सेविंग पेपर वी कैन सेव ट्रीज. तो अगर हम ट्रीज को सेव कर रहे हैं तो हम पेपर को भी सेव कर रहे हैं, पेपर सेव करेंगे तो हम ट्रीज को भी सेव कर रहे हैं. टू मेक 1 टोन ऑफ पेपर, एक टोन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर कट. पेपर के लिए जितना पेपर बन रहा है, जितना ज़्यादा पेपर बन रहा है उतना ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं. तो अच्छा होगा कि अगर हम पेपर को रिसाइकिल करके अगर हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो पेड़ों के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. एंड पास थ्रू केमिकल प्रोसेस टू मेक देम इनटू पेपर. और उसको वुड पल्प को केमिकल प्रोसेस से पूरा ये जो पेपर है वो कन्वर्ट होता है. दिस कॉज ए डबल डिसएडवांटेज. इसमें 2 डिसएडवांटेज हैं. एज वी लॉस ग्रीनरी,
हम एक ग्रीनरी कम कर रहे हैं और पॉल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं इस प्रोसेस में. So it is important to plant trees for obtaining paper as well as other product. The paper must also be saved, reuse and recycle. इसी वजह से बोला गया है कि हमें पेपर है उसे सेव करना है, रीयूज कर सकते हैं तो रीयूज करें और जब रीयूज नहीं कर सकते तो रिसाइकलिंग के लिए दिया जाना चाहिए. दिस हेल्प्स नॉट ओनली इन द सेविंग ट्री बट ऑल्सो सेविंग वाटर और एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर. जो केमिकल पूरा प्रोसेस हो रहा है वो भी बचता है. दिस ऑल्सो रिड्यूसेज द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स. आइडियली पेपर कैन बी रिसाइकिल 5 to 7 टाइम. अगर देखा जाए तो आप एक पेपर से 5 से 7 टाइम एक नया पेपर बना सकते हैं रिसाइकिल करके. पेपर रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग ओल्ड पेपर प्रोडक्ट एंड टर्निंग दैम इनटू न्यू reusable paper product. Many waste paper product are recycled. The paper item which can be recycled, न्यूज़पेपर हम रीयूज़ कर सकते हैं और अगर रीयूज़ नहीं होता है तो हमें रिसाइकिल के लिए देना चाहिए. बुक है, नोटबुक है, डायरीज हैं, कैलेंडर्स, एनवेलप्स, ये सब कुछ रिसाइकिल हो जाता है एंड 5 to 7 टाइम्स हम उनको अदर न्यू तरीके से यूज़ में कर सकते हैं. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव्स ट्रीज. जो रिसाइकलिंग है पेपर का ये ट्री सेव करता है, सेव्स एनर्जी, एनर्जी भी बचती है, सेव्स वाटर, वाटर बचता है एंड रिड्यूसेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी कम होगा एज द यूज और हार्मफुल केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर पेपर मेकिंग इज रिड्यूस. पेपर कैन बी सेव्ड बाई फॉलोइंग द 3R प्रिंसिपल. और इसको 3R प्रिंसिपल बोलते हैं. रिड्यूस मतलब आपको जितना कम से कम हो सकता है आप कम से कम यूज़ में लें. रीयूज़, अगर रीयूज़ किया जा सकता है वापस से किसी भी अलग तरीके से आप यूज़ में ले सकते हैं तो रीयूज़ करें. एंड रिसाइकिल, और जब रीयूज़ भी नहीं होगा तो आप उसे रिसाइकलिंग के लिए दें जिससे नेक्स्ट टाइम वो कन्वर्ट होके केमिकल प्रोसेस से कन्वर्ट होके न्यू बने एंड जब भी वो न्यू बनेगा देन उसको नए तरीके से हम यूज़ में ले सकें. तो यहाँ अपना जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट रीड एंड रिकॉल विद द न्यू वर्ड्स.